नमस्कार, मैं कबीर आजाद मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री वॉइस। हमारी खास प्रस्तुति साहित्य और साहित्यकार के अंतर्गत आज हमारे बीच हैं भारत भूषण सम्मान, राजा फेलोशिप प्राप्त, रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध कवि और आलोचक पंकज चतुर्वेदी। अभी इनकी पुस्तक यही तुम थे काफी चर्चा में है। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई पंकज जी। बहुत शुक्रिया कबीर जी। तो जैसा कि आपके प्रिय कवि वीरेंद्र जी कहते हैं, यदि आज वो किताब पढ़ते जी तो जैसा उन्होंने एक बार अपनी किताब में भी आप जिक्र किए हैं कि वो कहते हैं कि आप बहुत गंदा लिखता है। तो यदि वो आज ये किताब पढ़ते तो ये क्या कहते? वो एक मित्र थे उनका परिचय मुझसे कराते हुए उन्होंने कहा था कि ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, और अचानक उन्होंने कहा कि बहुत खराब लिखते हैं। तो वीरेंद्र नंगवाल जी की एक विशेषता थी जो आज के दौर में हाईलाइट की जानी चाहिए कि वो प्यार और आलोचना को एक साथ संभव करने वाले एक बहुत ही अद्वितीय और दुर्लभ इंसान थे, साहित्यकार थे, कवि थे। और आज का जो समय है उसमें या तो केवल हिंसा करता है आदमी, रिजेक्ट करता है और घृणा करता है और आप पे अटैक करता है, सिर्फ अटैक, जैसे कि आप मनुष्य न हो, कोई पुतला हो। तो जैसे पुतले का ध्वंस किया जाता है, उस पर गोली चलाई जाती है, उस तरह से लोग बिहेव करते हैं। और दूसरे जब प्यार करते हैं या प्रशंसा करते हैं तो केवल प्रशंसा करते हैं, मतलब उसमें आलोचना नहीं होती है। तो वो लगता है, वो पूरा संदिग्ध मामला लगता है। अगर आप केवल प्रशंसा कर रहे हैं तो संदिग्ध है, अगर आप केवल अटैक कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं तो तब तो पूरी तौर से एक बहुत ही भयावह जो फांसीवादी प्रवृत्ति है उसका प्रमाण है वो। और ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फांसीवादी कोई पार्टी में न रह के भी उसकी आप सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप वो जो उसके तौर तरीके हैं, फासिस्ट तौर तरीके, उनको आपने अपना लिया है। तो मेरे कहने का आशय है कि उन्होंने ये कहा था कि ये हमारे पुराने मित्र हैं, बहुत खराब लिखते हैं, लेकिन मित्र ने इसका बुरा नहीं माना। मैंने देखा वो हंसने लगे और थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ उन्हें, और बोले अरे ये क्या कह रहे हो वीरेंद्र। लेकिन वीरेंद्र जी बहुत प्यार के साथ, बहुत आत्मीयता के साथ, एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना, एक बहुत गहन और बहुत ही प्रभुत मनुष्यता के साथ आपने लिखा भी है, आलोचना करते हैं। सत्य अगर निश्चलता के साथ कहा जाए तो अप्रिय नहीं होगा। अप्रिय नहीं होगा अगर आप निश्चलता से कहेंगे कोई भी बात। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद आया, अगर कोई स्त्री है और सुंदर है और आपके मन में भाव आता है, और अगर आप उससे कहें कि आप बहुत सुंदर हैं, और अगर आप निश्चल हैं तो उस स्त्री को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन ये इम्तिहान की घड़ी होती है कि आप निश्चल हैं कि नहीं है। अगर उसमें जरा सा भी छल होगा तो फिर वो बैक फायर हो सकता है। आपने कहा कि सुंदर हैं तो हो सकता है आप वो नाराज हो जाए। तो लेकिन निश्चलता से अगर कहा जाएगा तो कोई बात बुरी नहीं लगती है। अगर उसको जो जिससे आप कह रहे हैं उसको अगर लगता है कि इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं है और ये प्रेम से कह रहे हैं और आत्मीयता में कोई कमी नहीं है, चाहे वो आलोचना कर रहे हैं। जैसे मुक्तिबोध ने लिखा है कि आलोचना प्रेम का दर्शन है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। आलोचना का मतलब ये नहीं है कि आप जो मुक्तिबोध ने कहा था कि आप साहित्य आलोचक साहित्य का दारोगा है, मतलब शुद्ध शब्द दारोगा है, और वो प्रचलन में दरोगा हो गया। तो मुक्तिबोध ने कहा था कि आलोचक साहित्य का दारोगा है। तो लेकिन वो वही मुक्तिबोध लिखते हैं कि आलोचना प्रेम का दर्शन है। यानी वो कह रहे हैं कि यथार्थ ये है कि आलोचक एक सत्ताशाली व्यक्ति की तरह बिहेव करता है, लेकिन उसको करना नहीं चाहिए। उसको रचना से और रचनाकार से प्रेम करना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे वो जयशंकर प्रसाद भी उन्होंने कामायनी एक पुनर्विचार नाम की कृति प्रस्तुत की मुक्तिबोध में, उसमें बहुत तीखी आलोचना करते हैं प्रसाद। जैसे कहीं कहीं वो कहते हैं कि ये अपराध किया है जयशंकर प्रसाद ने, इसके लिए उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर वो अनेक जगहों पर लिखते हैं कि जयशंकर प्रसाद महान है। तो ये जो डायलेक्टिक्स है,
इसको संभव करना आलोचकों को आना चाहिए। ये आपकी किताब पढ़ते हुए एक आपके जीवन को अध्ययन करने वाले लोग भी ये अक्सर सोचते होंगे कि एक 24-25 साल का लड़का जो एक बड़े कवि के ऊपर लेख लिखता है आजकल पत्रिका में, और वह कभी आके उसे शुक्रिया कहता है। जी जी शुक्रिया कहता है। मंगलेश जी ने कहा। मंगलेश जी ने कहा था। और जो तमाम गोष्ठियों में पीछे बैठने वाला लड़का, छुप छुप कर रहने वाला लड़का, एक बार फ्रंट में आकर कविताएं और उनके ऊपर किताबें कैसे लिखने लगा? मुझे बहुत लगाव था साहित्य से, कविता से लगाव पैदा हुआ था जब मैं क्लास 10th या 9th या 10th में था कि मेरे पिता जो हैं वो साहित्य से बहुत लगाव रखते हैं। पिताजी क्या करते थे सर आपके? शिक्षक थे वो। अच्छा। शिक्षक हैं मतलब अब तो रिटायर हो गए, लेकिन वो कानपुर और इटावा के, कानपुर और इटावा जिलों में जो गांव और कस्बे होते हैं उनमें वो शिक्षक हैं, रहे हैं। तो वो साहित्य से, कविता से बहुत उनका लगाव रहा, कविता ज्यादा रहा। तो कुछ कलेक्शन था बुक्स का मेरे घर में, उनका निजी। इटावा में? नहीं, कानपुर देहात में। कानपुर देहात। इटावा में पोस्टेड रहे वो, कानपुर जिले में भी पोस्टेड। जन्म आपका इटावा में हुआ? जन्म मेरा हाँ इटावा में जी। मामा जी के घर। मामा जी के। तो क्योंकि हमारे बड़े जो भाई थे, बड़ी बहन थी, जन्मते ही कुछ ही समय में डेथ हो गई जी। तो ये सोचा गया कैसे बच्चा जीवित रहे, तो जन्म स्थान बदला गया। तो मेरा जन्म मामा के यहाँ हुआ, इटावा शहर में। तो पिताजी का जो कलेक्शन था किताबों का, उसमें मैं सैनिक स्कूल में पढ़ता था लखनऊ में। तो मैं छुट्टियों में घर आया तो उसी कलेक्शन में एक दुबली सी किताब थी, आंसू, जयशंकर प्रसाद की। उसको मैंने पढ़ा तो मैं बड़ा अभिभूत हुआ उसके, उस कविता की जो मार्मिकता थी, उसका जो सौंदर्य था, उसमें जो संगीत था, जो विधान था, वो सब बड़ा बहुत ही कैप्चरिंग था। तो मुझे लगा ये तो बहुत खूबसूरत चीज है और मुझे अब यही करना है, ऐसा ख्याल आया। कि अब मुझे किस क्लास की बात होगी? कक्षा 9 में पास एग्जाम दे के गर्मी छुट्टी में गांव आया था। तो मुझे लगा कि अब मैं मिलिट्री, मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे कविता की फील्ड में जाना चाहिए। तो मैं इधर एक मिलिट्री स्कूल में पढ़ने वाला लड़का कविता की तरफ बढ़ रहा है। वो फिर घर वालों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो पिताजी का सपना था कि ये सेकंड लेफ्टिनेंट बने। अच्छा। मिलिट्री का ऑफिसर बने। मिलिट्री का ऑफिसर तो आप अपनी कविता में भी हैं, लड़ रहे हैं लोगों से लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कमाल की बात है। तो ये जो मैंने उदाहरण उठाया कि वो क्या वाकया था कि आप लोग बड़े बड़े कवियों से छुप कर रहा करते थे, या जो आपको शुक्रिया आपको बोला, वो क्या वाकया क्या था? वो ये था कि इलाहाबाद में कोई कार्यक्रम हुआ था, दिल्ली में हुआ था कि मैंने मंगलेश डबराल जी के 3 कविता संग्रहों पर एक लेख लिखा था। पंकज बिष्ट जी ने मुझसे कहा कि तुम मंगलेश जी पर कोई लेख लिखना चाहोगे, उनका नया संग्रह आया है जिसका नाम है हम जो देखते हैं। तो मुझे उनकी कविता पसंद थी, तो मैंने कहा बिल्कुल लिखना चाहेंगे। लेकिन नए संग्रह के बहाने मैंने उनके, अब उस समय तक 3 संग्रह आए, तो तीनों पर एक लेख लिखा और वो आजकल में छपा। बड़ा हो गया था लेख, पूरा नहीं छपा, आधा छपा उसमें। तो मंगलेश जी ने पढ़ा होगा उसको। तो साहित्य अकेडमी में कोई कार्यक्रम था दिल्ली में, मैं जेएनयू में पढ़ता था। तो सैनिक स्कूल से मैं लखनऊ विश्वविद्यालय चला गया, बीए किया वहां से, और फिर एमए करने, एमफिल करने, दोनों मैंने जेएनयू से किया, पीएचडी भी वहीं से किया। तो मैं जेएनयू चला गया, तो साहित्य अकेडमी के कार्यक्रम, प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी, वो मेरे गाइड हैं। तो मैं वहां चला गया, तो वहां पे साहित्य अकेडमी के कार्यक्रम में मैं गया। तो जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो मैं चुपचाप जेएनयू के लिए बस पकड़ने, 615 नंबर की बस मिलती थी, अभी भी चलती होगी, तो उसको पकड़ने के लिए मैं वॉक कर रहा था सड़क के किनारे किनारे फुटपाथ पे। तो मैंने अचानक देखा कि मंगलेश जी मेरी ओर आ रहे हैं। अब तो नहीं है दुनिया में, तो मुझे बहुत कष्ट हो रहा है याद करते हुए। और बड़े गरिमामय ढंग से, बहुत शालीन ढंग से मेरे पास आए और मुझसे बोले, पंकज जी आपने वो लेख लिखा है, आजकल में छपा है, मैं आपका बहुत शुक्रिया, ऐसा कहा। तो मुझे लगा कि ये कितना बड़ा आदमी है।
मेरी तो हिम्मत नहीं थी उनसे जाकर मैं कहूँ कि मैंने आपकी किताबों पे लेख लिखा है, कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। युद्ध में जैसे होता है ना, युद्ध जब होता है तो द्रोणाचार्य के चरणों में वो तीर चलाते हैं अर्जुन, तो वैसे ही आलोचना होती है कि हम बाण चलाते हैं और बाण चला के बताया नहीं जाता है कि हमने बाण चलाया, ये हमने चलाया और अगर उसमें कोई लियाकत होगी तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो वो आके बोले कि शुक्रिया। तो मैंने केवल इतना कहा कि सर वो उसको छपने में कुछ प्रूफ की गलतियां हो गई हैं। तो बोले अच्छा तो तुम मुझे वो अपने हाथ का लिखा हुआ दे दो। वो जमाना फेसबुक का या सोशल मीडिया का नहीं था जी, जैसा कि आज टाइपिंग का भी जमाना नहीं था, हम लोग टाइप नहीं, मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, हाथ से लिखते थे। फोटोकॉपी का भी उतना चलन नहीं था। 94 की बात है, 94 के जाड़ों की, तो फोटोकॉपी का भी चलन नहीं था। तो बोले तुमने जो हाथ से लिखा है मुझे दे देना। तो मैंने उनको दिया। फोटोकॉपी चलन था लेकिन इतना नहीं था जितना आज है। फोटोकॉपी करा के उनको दिया। तो करीब 20-25 साल तक कहते रहे कि पंकज, जब फोन पे बात होती थी कि तुमने हाथ से जो लेख लिखा था वो अभी तक मेरे पास सुरक्षित है। क्या बात। फिर वो जो घटना आप बता रहे हैं इलाहाबाद में, वो हिंदुस्तानी एकेडमी में कोई कार्यक्रम था और उसमें मैं पीछे बैठा था कतार में, इनसे बचता था मैं मंगलेश जी से, क्योंकि ये सब हिंदी के बड़े फेमस कवि थे। वीरेंद्र जी भी थे वहां पर, वीरेंद्र नगवाल भी थे। तो वीरेंद्र जी का तो मैं आदमी था क्योंकि वो कानपुर में रहते थे उस समय। तो वीरेंद्र जी के साथ ही मैं इलाहाबाद गया था। अच्छा। कानपुर में वो उस समय अमर उजाला के एडिटर थे, रेजिडेंट एडिटर। तो मैं वहां गया तो वीरेंद्र जी से भी, चूंकि वीरेंद्र डंगवाल, मंगलेश डबराल और शायद ज्ञान रंजन थे, दूधनाथ सिंह थे, सब बड़े राइटर, बड़े फेमस कवि थे। तो हिम्मत नहीं होती थी वहां जाके उनसे कुछ बोलने। तो मैं छिप के रहता था और शालीनता से अपना पीछे बैठे हैं, चीजों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको आत्मसात कर रहे हैं। वहां जाके क्या कहना कि मैं पंकज चतुर्वेदी, तो मतलब मान लो आप कहें कि मैं हूं, तो वो कहेंगे तो हम क्या करें। जी बिल्कुल। तो हम वहां जाके नहीं बोले। अच्छा, ये हिम्मत जैसे बाद में जो बढ़ती गई लेखन में, आज आप लिख रहे हैं, इसमें कहीं इन कवियों का योगदान देखें? हाँ नहीं, वो जैसे मेरे पास आके मंगलेश जी बोले, खुद ही पास आए और बोले कि क्यों बच बच के रह रहे हो, बात क्यों नहीं करते हो। तो मैंने कहा कि सर क्या बात करें, आप लोग बड़े राइटर हैं, कवि हैं। बोले अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बड़ा छोटा नहीं होता और तुम्हारा संग्रह अच्छा है जो आया। आपका संग्रह एक आया था 98 में, एक संपूर्णता के। हाँ, वो पहला संग्रह था। तो बोले वो संग्रह अच्छा है। फिर बोले उस पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुई। तो मुझे लगा कि एक सीनियर पोइट कैसे एक जूनियर कवि का ख्याल रखता है। तो इतना प्रेम करते थे वो। क्या यह जो आप बोल रहे हैं कि जूनियर के प्रति, क्या वर्तमान में इस चीज को आप देखते हैं? ये बहुत कम हुआ है क्या? अच्छा। उसका बहुत क्षरण हुआ है। उसकी जगह हिंसा ने ली है, आक्रामकता ने ली है, साहित्यिक जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। अभी आपको भी लेकर खास चल रहा है, आपके चंदन के लिए लोग लग गए हैं आपके पीछे, या आपकी पुस्तकों पर बात ना होकर आपके चंदन के ऊपर बात हो रही है, किस तरह दिखते हैं आप? चंदन का तो बहाना है, मूल जो दिक्कत है वो मेरे काम से ही है, साहित्यिक काम से, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। चंदन को तो बहाना बनाया गया है। चंदन हम लगाते नहीं हैं। हम तो वहां गए थे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखने। तो अगर आप टूरिज्म करेंगे कबीर जी, बिल्कुल, भारत में अगर आप पर्यटन करेंगे, जैसा आपने साउथ की पत्रकार का भी उदाहरण दिया था, अगर आप टूरिज्म करेंगे तो आप भारत में कहाँ जाएंगे? 50% से ज्यादा तो मंदिरों में ही जाना होगा। बिल्कुल, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चेज में। मैं कितनी ऊंची जो सबसे पुरानी चर्च है केरल में, वो शायद उसके लिए 5 किलोमीटर चढ़ना पड़ता है पहाड़। तो मैं चढ़ गया 5 किलोमीटर पहाड़ अभी 2-3 साल पहले केरल में। वो जो शहर है कालडी, उसके पास संभवतः सबसे प्राचीन चर्च है जो क्रिश्चियंस सबसे पहले केरल से प्रवेश किए।
तो उसमें मुझसे जो युवा पीढ़ी के लड़के थे, लड़कियां थी, वो हिम्मत नहीं कर पाए, बोले वो चढ़ना पड़ेगा और हम नहीं जा पाए। हमने कहा तुम लोग यही वेट करो, मैं जाऊंगा ऊपर तक और आऊंगा। तो चर्चेज में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में आपको जाना होगा अगर आप टूरिज्म पर्यटन करना चाहते। पर्यटन एक आप कभी एक लेखक है तभी, जैसे जानना चाहते। जैसे वीरेंद्र अभी आपकी जो किताब आई है यही तुम थे, एक हिंदी के पाठक को और जो एक हिंदी का पाठक ना भी है हाँ। उसे क्यों पढ़नी चाहिए? वो किताब वीरेंद्र नंगवाल जी से जो मैं जो बात आप कह रहे थे 24-25 साल की उम्र में उनके संपर्क में मैं आया, मतलब 26-27 साल उम्र होगी। तो जब उम्र कम होती है तो व्यक्ति की जो हृदय की कोमलता थोड़ी ज्यादा होती है, जी, निश्चलता भी ज्यादा, निश्चलता जैसे आपने लिखा है, और इसीलिए जो कोमल और निश्चल अगर हृदय है तो उस पर किसी व्यक्तित्व की छाप बहुत गहरी पड़ती है। तो मैं उस दौरान संपर्क में आया जब वो शायद जो दर्पण था मन का बहुत निर्मल था और संवेदनशीलता ज्यादा थी, आंसू ज्यादा थे मेरे पास। उन्होंने कहा भी था कि आप जेएनयू छोड़ जैसी संस्था छोड़कर आए थे यहाँ पर, वो भी नहीं, वो तो कोई त्याग नहीं है, वो तो नौकरी करने आए थे। अच्छा, कोई त्याग नहीं था। जी, और कॉलेज में आए थे, लेक्चरर ग्रुप में आए थे, तो कोई वो डिमोशन नहीं था मेरा। तो जॉब में खोज ही रहा था, तो जॉब मिलना तो एक तरह से सौभाग्य था। जी, तो वो कोई वो नहीं था, लेकिन मैं उनके संपर्क में जब आया तो पहली मुलाकात कैसी हुई? पहली मुलाकात एक बार और हुई थी, लेकिन उनकी कविता से मैं बहुत प्रभावित था जब उन्हें श्रीकांत वर्मा पुरस्कार मिला था दिल्ली में। जी, तो हम वहाँ छात्र थे जेएनयू में, तो हम वहाँ पहुंच गए क्योंकि हमें कविता से लगाव, आपने बताया जैसे आपने बताया क्लास 9-10 से ही हो गया था। जी, तो हम वहाँ पहुंच गए तो वहाँ नामोर जी थे मंच पर और अशोक वाजपेयी जी थे, वीरेंद्र नंगवाल को मिल रहा था वो अवार्ड। वो यंग थे वो, और हम लोग लिखना पढ़ना सीख रहे थे। तो वो जो कविताएं उनकी वहां सुनाई गई उससे मैं बड़ा अभिभूत हुआ। नामोर सिंह ने जिस तरह उनकी तारीफ की, और अशोक जी ने किसी और विषय पर कोई पर्चा पढ़ा था उसमें, और वीरेंद्र जी का कोई नाम नहीं लिया। तो इस पर एक व्यंग्य करते हुए नामोर जी ने कहा अपने भाषण की शुरुआत में, पहला वाक्य था कि बोलने को तो किसी भी विषय पर बोला जा सकता है लेकिन इस समारोह के दूल्हा है वीरेंद्र नंगवाल। क्या बात। तो वो कमाल के वक्ता थे, मुझे हिंदी में सबसे अच्छे वक्ताओं में से एक। नामोर जी हिंदी के बेस्ट स्पीकर्स में से एक थे। अच्छा अच्छा, नामोर जी, फिर आलोक धनवा बहुत अच्छा था। हाँ हाँ, आलोक धनवा भी एक मतलब बड़े ओरेटर हैं। जी, अगर वो कहीं खड़े होंगे हजारों लोग सुनने के लिए जुट जाएंगे। इस टाइप इस स्तर के ओरेटर हैं वो। केवल कवि अच्छे नहीं है, जी, वो एक श्रेष्ठ वक्ता है जी, जो हजारों लाखों के जन समुदाय को बांध के रख सकता है। ये क्वालिटी बहुत कम साहित्यकारों में होती है। तो उन्होंने कहा कि इस समारोह के दूल्हा है वीरेंद्र नंगवाल, और फिर उनकी कविता की कुछ विशेषताएं बताई। जैसे कहा कि पदार्थ मेहता के कवि हैं, और फिर कहा कि ये बड़े अपने से जो सीनियर पोएट है जैसे शमशेर, उन पर कविता उन्होंने लिखी वीरेंद्र ने कि रंग तो बहुत से हैं मेरे पास, मगर कूचियों को ले गए शमशेर बहादुर सिंह, कत्थई गुलाब उड़ा। इसको कोट किया नामोर जी ने और कहा कि अपने से सीनियर कवियों से कैसे जुड़ा जाए, कैसे संवाद किया जाए, कैसे उन्हें ट्रिब्यूट दिया जाए अपनी रचना के माध्यम से। ये तमीज हमें वीरेंद्र नंगवाल सिखाते हैं। तो ऐसी कुछ बातें थी जो मुझे हमेशा के लिए याद हो गई। जब मैं बरेली गया तब पहली भेंट हुई मेरी। बरेली में कोई मेरी मित्र थी एक लड़की, उससे मिलने गया था मैं स्टूडेंट लाइफ में। तो मैंने सोचा यहाँ वीरेंद्र जी रहते हैं, उनसे मिल लिया जाए। तो मैं उनके कॉलेज पहुंच गया जहाँ वो हिंदी, बरेली कॉलेज हिंदी पढ़ाते थे। तो वहां मैं मिला, मैंने कहा कि सर वो आपकी कविता से मैं बहुत अभिभूत हूँ और मैं बरेली आया था अपनी दोस्त से मिलने। तो बोले रुके कहाँ हो? तो मैंने कहा एक होटल में रुका हूँ। अरे बोले पहले बताए होते तो हम तुम्हारी कोई व्यवस्था करवा देते, हमारे ही घर में रुक जाते थे। फिर मैंने कहा उसमें नामोर जी ने ये कहा था, वो कहा था, सब याद था मुझे। तो वो बहुत मतलब नहीं रखते थे चीजों से। वो बोले कि हमें याद नहीं है किसने क्या कहा था जैसा नहीं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कबीर जी कि उन्होंने कहा कि जब मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि आप पदार्थ मेहता के कवि हैं,
तो इसके विरुद्ध एक बात कही, बात अच्छी नहीं लगी उन्हें, या बहुत अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि अरे विचार कहाँ है बरेली जैसी जगह में, ऐसा कुछ कहा कि विचार तो सब दिल्ली में है ही यहाँ तो पदार्थ मेहता ही है, मतलब व्यंग्य में कहा, उसको स्वीकार नहीं किया उस बात को। जी जी पदार्थ मेहता जब आप कहते हैं तो इसका अर्थ यह है कि उसके यहाँ एब्स्ट्रैक्शन कम है, आइडियाज कम है, चीजें ज्यादा है, यही ना कह रहे हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वीरेंद्र जी को बात बहुत पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने कहा उन्होंने बहुत सराहना की थी आपकी नामवर जी ने, तो बड़ी शालीनता से बोले कि की होगी मुझे, लेकिन कुछ याद नहीं है। तुम विलक्षण थे मगर विलक्षण कहे जाने से नाराज हुए। बिल्कुल नाराज होते थे, इलाहाबाद में ही नाराज हुए थे। अच्छा अच्छा, वो क्या घटना थी? वो यहाँ ये विवेक निराला जी के कविता संग्रह का लोकार्पण था, जी। नामवर जी ने किया था, और उसके बाद कुछ कवियों का कविता पाठ था, उसमें केदार जी का कविता पाठ था, संचालक मैं था, और वीरेंद्र नंगवाल का कविता पाठ था, और विवेक निराला थे, शायद हरिश्चंद्र पांडे का भी था कविता पाठ। उसमें मैंने संचालन करते हुए जब इनवाइट किया वीरेंद्र जी को, तो मैंने कहा हिंदी के विलक्षण कवि वीरेंद्र नंगवाल को मैं आमंत्रित करता हूँ कविता पाठ। तो मैं एक गेस्ट हाउस में हम लोग ठहराए गए थे, वीरेंद्र जी के साथ ठहरा था मैं। उसमें वो मुझसे झगड़ा करने लगे रात में, मतलब मुझे नाराज हुए मेरे ऊपर, बोले तुम विलक्षण क्यों मुझसे मुझे कहते हो मैंने कहा कि मैं तो आपकी सराहना कर रहा था। वर्तमान समय में लोग खुश होते। हाँ, तो कहने लगे सराहना नहीं है ये मुझे तुम सिंगल आउट कर रहे हो, मुझे किनारे खड़ा कर रहे हो, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ, इस तरह के विश्लेषण मेरे लिए मत इस्तेमाल करो, मैं विलक्षण नहीं हूँ, मैं सबके साथ हूँ। उसी पर फिर मैंने कविता लिखी है, इसमें है जी, जिसका जिक्र आपने अपनी किताब में भी किया है। उसमें है कि जब वो नहीं रहे वीरेंद्र, तो उनकी तमाम बातें याद आती, तमाम स्मृतियां हैं, जो कल भी मैं बोला था कि बस गई है बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोग फैला है जैसे इस नील नीले। तो मुझे याद आता है कि उन्होंने कहा था कि विलक्षण को उस पर नाराज हुए, तो मैंने उसमें कविता में लिखा कि तुम विलक्षण थे मगर विलक्षण कहे जाने से नाराज होते थे। एक बार तुमने कहा जैसे सब लिखते हैं वैसे मत लिखो, शायद तुम्हारा मंतव्य था प्रेम का मतलब विशिष्टता से अपसरण नहीं है, विशिष्टता से दूर जाना नहीं, प्रेम का मतलब विशिष्टता से अपसरण नहीं, यानी कि अगर प्रेम कर रहे हैं, हम सबके साथ रह रहे हैं, तो इससे हमारी विशिष्टता की हानि नहीं होती। प्रेम का मतलब विशिष्टता से अपसरण नहीं है, अद्वितीय होना है, पर होना सबके साथ है। अपने दर्शकों के लिए बता दें, कवि पंकज चतुर्वेदी की यह किताब आप लोगों को ऑनलाइन भी उपलब्ध है। यह किताब खासा चर्चा में बनी हुई है, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो पंकज जी, जैसा कि वीरेंद्र के बारे में कहा जाता है कि वो लोगों को एक खास नाम से बुलाया करते थे, उनके साथ आप भी थे कि इलाहाबाद स्टेशन से गाड़ी जा रही है, मंगली डबराल को कह रहे हैं मंगू नक्की देगा, ये घटना क्या थी? ये सबको नहीं बुलाते थे खास नाम से, जी, जिनसे बहुत गहरी, बहुत अंतरंग उनका रिश्ता था, कई दशकों का साथ था। जैसे मंगलेश जी से उनका जो साथ था वो शायद 40-50 साल का साथ था। तो जब अमृत प्रभात के एडिटर थे यहाँ, अमृत प्रभात के साहित्य संपादक थे मंगलेश जी इलाहाबाद में, उस समय वीरेंद्र नंगवाल यहाँ से पीएचडी कर रहे थे यूनिवर्सिटी से। तो जॉब में आ गए थे वो, लेकिन उससे छुट्टी मिलती थी, यूजीसी का नियम था कि पीएचडी करने के लिए आपको वेतन के साथ छुट्टी, सवैतनिक अवकाश, नॉट अवैतनिक, तो विद पे लीव मिलेगी 3 साल की। तो वही लीव लेके वो इलाहाबाद में रह रहे थे। तो ये लोग एक ही घर में रहते थे, मंगलेश हो भी ऐसा भी समय था जिसमें 2 समकालीन कवियों में इतना प्रेम था कि वो एक ही घर में रहते थे विद फैमिली, दोनों फैमिली। तो मुझे अभी उनकी जो धर्मपत्नी है रीता भाभी ने बताया कि लूकरगंज मोहल्ला था वो, नीलाभ जी के घर के बगल में रहते थे। तो उस मोहल्ले के लोग ये सोचते थे, आसपास के सारे लोग, कि ये भाई भाई हैं, मित्र नहीं।
इतनी मित्रता, इतनी गहन मित्रता। वर्तमान कवियों के लिए अभी एक संदेश है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा मैसेज है कि मैंने पूछा भी था ज्ञान रंजन जी से कि सर ये लोग आपस में बहुत प्यार करते थे, अब क्या हो गया है, वो प्यार कितना कम क्यों हो गया, उसमें इतना क्षरण क्यों हुआ। तो ज्ञान जी बोले ये प्लास्टिक युग है भाई, ये है इसमें, इस किताब में बात है, ये प्लास्टिक युग है, इसमें उतनी उम्मीद मत करो उतनी गहराई की, उस गहराई की। दूसरे क्या हुआ है, पूंजीवाद बढ़ा है, उसका वर्चस्व बढ़ा है, उसका डंका बज रहा है पूरी दुनिया में और एक ध्रुवीय विश्व बन गया है। तो पूंजी की जो ये एक अभूतपूर्व और अप्रत्याशित विजय है, उसमें क्या हुआ है कि पूंजी जब भी उसका वर्चस्व होगा तो आलोचना को भी डिस्करेज करेगी पूंजी, और पूंजी प्यार को भी बहुत नुकसान पहुंचाएगी, और पूंजी जिस चीज को आगे बढ़ाएगी वो चीज है कंपटीशन, और कंपटीशन भी वो गला काट प्रतिस्पर्धा। तो उसमें प्यार कैसे पनप सकता है? उसमें जब प्रतिस्पर्धा होगी और निर्मम प्रतिस्पर्धा होगी तो उसके साथ तमाम तरह का विद्वेष, मनोमालिन्य और कुंठाएं और हिंसाएं वो सब सक्रिय हो जाएगी। तो उसके लिए वीरेंद्र जी कहते थे कि मंद प्रतिभा हमेशा हमलावर होती है। तो ये था उनका। तो मंगलेश डबराल को प्यार में मंगू कहते थे, क्योंकि पहाड़ के थे दोनों। तो एक साझेदारी वो भी थी, दूसरी साझेदारी थी दोनों कवि थे, तीसरी साझेदारी थी दोनों पत्रकार थे। वीरेंद्र नगवाल भी संपादक रहे अमर उजाला के और पत्रकार रहे, और पीटीआई या यूएनआई किसी से जुड़े संवाददाता रहे, और अंग्रेजी हिंदी दोनों में अलॉन्ग विद टीचिंग, कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ दोनों में पत्रकारिता भी करते रहे। संवाददाता रहे पहले, फिर एडिटर रहे, बरेली संस्करण के संपादक रहे, कानपुर संस्करण रहे। तो दोनों पत्रकार हैं, दोनों कवि हैं, दोनों पहाड़ से बिलोंग करते हैं, और दोनों बहुत दुर्लभ गद्य लिखते थे, और दोनों बड़े विलक्षण क्या असाधारण कवि थे, और बहुत सहज कवि थे, जीवंत कवि थे, नेचुरल पोएट थे। कविता बनाते नहीं थे। कविता ये लोग, जैसे शमशेर ने कहा है ना, उसने मुझसे पूछा कविताएं क्यों लिखते हो, इसको भी उद्धृत किया गया है इस किताब में। तो मैंने कहा कि लिख जाती है, लिखता नहीं हूं मैं, लिख जाती है। तो उसने पूछा कि इनका मतलब क्या है, तो मैंने कहा कुछ नहीं। फिर उसने पूछा कि शब्द क्यों है, जब कोई मतलब नहीं है तो शब्द क्यों है? तो मैंने कहा शब्द कहाँ है? तो ये वीरेन की कविता पर भी ये बहुत बड़ा एक, ये जो संवाद योजना है, जो संवाद है शमशेर की कविता में, उस संवाद से आप वीरेन की कविता को समझ सकते हैं, मंगलेश की कविता को समझ सकते हैं कि शब्द नहीं है वहां, सीधा जीवन है वो। मतलब जो है ना, जो गालिब का शेर है कि अब उसके सौंदर्य और मेरे बीच में कोई पर्दा नहीं रहा, पर्दा जो रहा केवल दृष्टि का पर्दा रहा। तो उस तरह से कवि वहां मौजूद है, जीवन और पाठक के बीच में वो इस तरह से मौजूद है जैसे कि गालिब का जो प्रिय है वो और जो गालिब है उनके बीच केवल दृष्टि का पर्दा बचा है। जैसा कि कहा जाता है कि जब उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा था, घर उनकी फोन किया गया, वो एक गैंडे के बच्चे को बचाने गए, वो क्या घटना थी? तो आलोक धर्मा जी का उनका इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ, तो उसमें उन्होंने कहा है कि वो बीना जो बहन है वीरेन जी की, उनको फोन किया, या शायद उनका फोन आया जब पता लगा कि उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, तो मोबाइल नहीं ले गए होंगे, तो वो फोन कनेक्ट नहीं हो रहा होगा। आलोक जी उनको बधाई देना चाहते थे, तो आलोक जी ने उनकी बहन से कहा वीरेन से मेरी बात कराओ। तो बहन ने कहा कि वो तो गैंडे का कोई बच्चा है जो किसी अभयारण्य से भटक के गांव के गन्ने के खेत में चला है, तो गांव वालों ने उसे घेर लिया है, उसको मार डालेंगे। तो वीरेन उस गैंडे के बच्चे को उन्होंने कहा बीना ने कि भैया उसको बचाने गए हैं। तो इतना उनका लगाव था प्रकृति से, जीव जंतुओं से। उनकी कविता पढ़िए आप, उसमें बंदर और भालू और भैंस, इन सबसे वो कुछ गुण मांग रहे हैं, कुछ क्वालिटीज मांग रहे हैं। तो बहुत ममत्व से, बहुत प्यार से समूची सृष्टि को देखने वाले कवि हैं, चाहे प्रकृति हो, चाहे हाथी हो। तो जो 3 प्रकार के वो होते हैं ना, मनुष्य क्षेत्र, जो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है
कि एक कवि की जिंदगी में 3 प्रकार के अनुभव क्षेत्र होते हैं। एक मनुष्यों की दुनिया, एक मनुष्येतर जीवों की दुनिया और एक प्रकृति। तो बड़ा कवि वो होता है जो तीनों को एड्रेस कर सकता है, तीनों से संबोधित होने की जिसमें सलाहियत हो और तीनों को आत्मसात करके जो अपनी कविता में ला सके। तो कवि तो वो बड़ा है ना जिसकी दुनिया बड़ी है। इलाहाबाद जो कि वीरेंद्र जी का प्रिय शहर था, साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने के बाद यहाँ पर एक बड़ी गोष्ठी भी हुई थी सीनेट हॉल में। उसमें कुछ पैसे का एक बड़ी कमी, वो प्रसन्न मंगलेश जी से जुड़ा है, उसको अच्छा, चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन उसी सीनेट हॉल में जब यहाँ के छात्रों ने एक अभिनंदन किया वीरेंद्र ने, ऐतिहासिक भीड़ थी, लोगों ने कहा पूरा हॉल भरा हुआ था। मैंने इतना बड़ा ये जो ब्लैंक वर्स लिखते हैं हम लोग, उन कवियों का इतना बड़ा आयोजन मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। तो सीनेट हॉल पूरा भरा हुआ था और बहुत सिग्निफिकेंट कवि थे मंच पे। उसमें मंगलेश जी थे, जगूड़ी जी थे, हरिश्चंद्र पांडे जी थे, युवा कवि भी थे, मैं भी था। और तो उसमें जब रात हो गई और उनकी गाड़ी थी, दिल्ली जा रही थी गाड़ी उनकी, मंगलेश जी की, तो उनको सी ऑफ करने हम लोग स्टेशन पे। तो वहां पर जब वो गाड़ी में खड़े हो गए जाके मंगलेश जी, और हम लोगों को तो जाना नहीं था, हम लोगों को उस रात यही रुकना था इलाहाबाद में। तो हम लोगों की, चूंकि हम लोग डेस्टिनेशन अलग थे ना, वीरेंद्र जी को बरेली जाना था, मुझे कानपुर जाना था, तो उनकी गाड़ियों के समय अलग अलग थे। तो हम लोगों की यात्रा शायद अगले दिन होनी थी। तो उस दिन वो फिर जब गाड़ी चलने में देर हो रही थी किसी कारण से, भारत में तो देर होती ही रहती है, भारत का स्वभाव ही है देर करने का। तो उन्होंने कहा कि वो इस स्वभाव पे, देर वाले स्वभाव पे केदारनाथ सिंह की बहुत अच्छी कविता है, धीरे धीरे पत्ती धीरे धीरे फूल। पूरी कविता में कुछ नहीं कहा गया, बस यही कहा गया है कि धीरे धीरे पत्ती धीरे धीरे फूल, धीरे धीरे पता नहीं क्या धूप और धीरे धीरे भूल। वो धीरे धीरे की आवृत्ति से बनाई गई कविता है। और मैं सोचता रहा कि आखिर इसका क्या आशय है। तो वो भारतीय जीवन की लय को पहचान रहे हैं कि यही है भारतीय जीवन की रिदम। तो वहां जब वो गाड़ी चलने में विलंब हो रहा था, तो वीरेंद्र जी चिढ़ाने लगे मंगलेश कि मंगू नक्की दे दो मंगू। दो कवियों के बीच और नक्की इसलिए कि वो नाक लंबी थी मंगलेश जी की, और बार बार वो कहें और हम लोगों को काटो तो खून नहीं, क्योंकि हम लोग युवा पीढ़ी के थे। और मंगलेश और वीरेंद्र दोनों बहुत इज्जत करते थे, और हमारे सामने मंगलेश जी को इस तरह से कहा जा रहा था, तो हम थोड़ा सा वहां पर विचित्र स्थिति में खड़े थे, न हंस पा रहे थे और न वहां से हट पा रहे थे। और वो बार बार कहें हर 2-3 मिनट पर मंगू नक्की दे दो मंगू। ऐसा भी अंत में क्या हुआ कि मंगलेश और राहुल जब बहुत ज्यादा ये सब हो गया, तो मंगलेश ने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया। कहा कि वीरेंद्र, अगर एक बार और तुमने ये कहा, एक भी बार और कहा, तो मैं ट्रेन से उतरकर तुम्हारी पिटाई करूं। ट्रेन से उतर के तुम्हारी पिटाई करूंगा। लेकिन तो इसीलिए जो आप प्रश्न कर रहे थे, इस किताब को हम क्यों पढ़ें? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस किताब को पढ़ें इसलिए कि आप जाने कि वो कितना असाधारण इंसान था। केवल कवि नहीं था, एक बहुत, अगर कहते हैं कि उम्दा कवि थे, तो उम्दा कवि इसलिए थे कि वो उम्दा इंसान थे। तो एक इसीलिए मुझे बड़ी खुशी है कि ये पहली किताब मैं ऐसी लिख पाया, 8वीं किताब है मेरी, लेकिन पहली किताब है संभवतः ऐसी जो कि साहित्य के बाहर की दुनिया में एंटर कर गई है। और साहित्य के बाहर के जो लोग हैं उनमें दिलचस्पी जगा रही है, उनके बीच जा रही है, उनसे संवाद